नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास के अगले क्रम में चार्टर अधिनियम 1858 के बारे में। इससे पहले जब चार्टर अधिनियम 1853 आप पढ़े होंगे, उससे पहले चार्टर अधिनियम में जो बताया गया था कि कंपनी के उस एकाधिकार को 1853 में समाप्त किया गया था जिसमें कि उनको चीन और चाय के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया। तो उस वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में वो काम कर रही थी, उसके ऊपर धीरे धीरे उसका व्यापार राजनीतिक पहले और बाद में व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। तो आज हम पूर्ण रूप से जानेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में। इससे पहले एक ऐसे ही लाइटर मोड में क्वेश्चन है कि जब आप भारत से निकलने वाले किसी भी फ्लाइट को, किसी भी हवाई जहाज को देखते होंगे तो उस पर दो शब्द लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में, VT। उसके बाद कुछ भी नंबर होता है, नंबर में कुछ भी हो सकता है। क्या आपको पता है इस VT का मतलब क्या होता है और क्यों भारत के हर एक फ्लाइट पे जो भी हवाई जहाज इंडिया से बाहर जाते हैं उस पर VT लिखा होता है? आपको पता है? नहीं पता है तो उसका जवाब आज इसी चार्टर अधिनियम 1858 में मिलेगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इस फ्लाइट में VT लिखा होता है, जबकि ये इंडियन पॉलिटी का एक पार्ट नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चार्टर अधिनियम 1858। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। तो चार्टर अधिनियम 1858-1853 के बाद जो आया था उसमें जो सबसे पहले बड़ी जो एक चीज थी कि शासन को कंपनी से हटाकर सम्राट को दिया गया। यानी कि जो भी ब्रिटिश संसद के पास अधिकार जो दिया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो सारा अधिकार हटा करके अब दे दिया गया सम्राट के पास। यानी कि यहाँ पे अब संसद भी कार्य नहीं कर रही है, सीधा सीधा सारा का सारा पावर सम्राट को दे दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ काउंसिल को भंग कर दिया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल परिषद को सलाह सहयोग सहायता के लिए भारत में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ काउंसिल बनाए गए थे उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और अब गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। ठीक है, ये वायसराय का मतलब होता है सम्राट का प्रतिनिधि। ठीक है, यहाँ जो सम्राट है इनके प्रतिनिधि ही अब वायसराय कहे जाएंगे। जो गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया और आप जानते हैं कि लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे। तो जो मैं बात कर रहा था कि जो फ्लाइट भारत से निकलती है और उसमें जो VT लिखी होती है, ये VT एक्चुअली जब 1858 के बाद ब्रिटिश शासन पूर्णतः भारत पे शासन करने के लिए अपना कदम बढ़ा चुकी थी, या यूं कहें कि शुरुआत कर ली थी, तो जब भारत क्षेत्र से पहली बार कोई फ्लाइट उड़ के गई, चूंकि 1858 में क्या बन गया था, ये गवर्नर जनरल वायसराय हो गए थे। तो यानी कि भारत का जितना भी भौगोलिक सीमा था वो वायसराय के परिक्षेत्र में था, वायसराय के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इसीलिए भारतीय क्षेत्र से जब भी कोई फ्लाइट बाहर निकलती तो उसको सिंबल जो दिया गया था वो VT थी। VT मतलब वायसराय टेरिटरी। और दुर्भाग्य ऐसा रहा कि आज़ादी के बाद भी उस समय किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि इस VT शब्द को हम अपने यहाँ से हटा देना है। और दुर्भाग्यवश एक बार जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे ये लिस्ट हो गया है कि इंडिया के नाम से VT ही रहेगा कोड, तो वो आज भी VT चल रहा है। तो ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट नहीं था, बस मैंने ऐसे ही इसको आपको बताया। अब तीसरा चैप्टर देखते हैं। तीसरा है कि भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। यानी कि भारत में अब एक राज्य सचिव पद का सृजन किया गया और ये राज्य सचिव का कौन होता था? ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। ठीक है, ये भारत सचिव जो है वो ब्रिटेन के कैबिनेट के मेंबर होते थे। लेकिन ये जो कैबिनेट का सदस्य था, यानी कि राज्य सचिव जिसको हम लोग या भारत सचिव कहा गया, उसे संपूर्ण भारत पर नियंत्रण की शक्ति दी गई थी। ठीक है, और दूसरी बड़ी चीज, ये जो वायसराय थे ये इस भारत सचिव के अंडर में कार्य करते थे, इसलिए कि यह एक अधिकारी थे। उसके पीछे रीजन है
कि वायसराय एक अधिकारी के तौर पे थे और ये जो भारत के राज्य सचिव थे या भारत सचिव कहिए, वो ब्रिटेन के कैबिनेट के एक मेंबर हुआ करते थे। तो इसीलिए वायसराय को इनके अंदर में, राज्य सचिव के अंदर में डाल दिया गया। और जो राज्य सचिव थे उनको सलाह देने के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का निर्माण किया गया। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इंडिया काउंसिल या इंडियन काउंसिल इसे भी कहीं कहीं इंग्लिश में कहते हैं। तो राज्य सचिव को सलाह देने के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का निर्माण किया गया। उस 15 सदस्यों में 8 जो थे वो सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और 7 जो थे ये निदेशक बोर्ड थे। ये निदेशक बोर्ड इंडिया में नहीं होकर के ब्रिटेन में ही थे जो नियुक्त करते थे। तो यानी ये 15 हो गए। लेकिन इसमें एक छोटा सा बात यहाँ पे है, ये जो 15 सदस्य नियुक्त किए जाते थे इसमें से 9 सदस्य ऐसे होने मजबूरी थे। ठीक है, 9 सदस्यों के साथ ऐसी मजबूरी थी जो इस बोर्ड का मेंबर बनने के लिए, सलाहकारी परिषद का मेंबर बनने के लिए उसे कम से कम 10 साल तक भारत में रहने का अनुभव हो। इस बात को याद रखिएगा कि जो भारत सचिव का 15 सदस्यीय सलाहकारी परिषद था उसके 8 सदस्य सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और 7 सदस्य निदेशक के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। और इन 15 सदस्यों में से 9 सदस्य के पास कम से कम भारत में 10 साल रहने का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। ऐसा कंडीशन लगाने के पीछे रीजन था, क्योंकि आपको पता है 1858 में आने के पीछे जो रीजन था, जब 1853 में आया था तो फिर 20 साल के लिए आगे बढ़ना चाहिए था ये। ठीक है, यानी कि 73 के आसपास आता, लेकिन नहीं, ये 1858 में आया। क्योंकि आपको बेहतर पता है 1857 का हमारे देश में जो आंदोलन हुआ था जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव ही हिल गई थी, वो पूरे भारत में इस कदर फैला था। और उसमें जो ब्रिटिश को ऐसा लगा, ब्रिटिश संसद को, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो घटना की गई या उनके द्वारा जो असफलताएं के कारण रही, उनको ऑब्जर्व करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में ले ली। और ये सलाहकारी परिषद जो भारत सचिव के थे उसमें इसीलिए 10 साल का अनुभव डाला गया कि अगर वो 10 साल से भारत में रहेंगे तो उन्हें पता होगा कि भारत में किस किस भौगोलिक क्षेत्रों में किस प्रकार की परेशानी आती है, और अकॉर्डिंगली वो एडवाइस करेंगे भारत सचिव को, जो वायसराय के द्वारा अपना काम करवाएगा। अब जो भारत के राज्य सचिव थे उनको कॉर्पोरेट बॉडी बनाया गया, निकाय निगम यानी कि कॉर्पोरेट बॉडी घोषित किया गया। इस कॉर्पोरेट बॉडी को घोषित करने का तात्पर्य यह होता है कि भारत सचिव जो यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, ये चाहे तो खुद से भारत में या ब्रिटेन में किसी भी मामले को लेकर के मुकदमा दायर कर सकते थे। और जबकि भारत के सचिव को एक कॉर्पोरेट बॉडी निकाय निगम घोषित किया गया तो इस पद के ऊपर भी मुकदमा दायर किया जा सकता था, वेदर दैट इज इन इंडिया और इन इंग्लैंड, जहां के भी कोर्ट में हो वहां पे मुकदमा दायर किया जा सकता था। और उसी में जो एक छूट दिया गया, छूट नहीं कहे, उसके जो नेक्स्ट टर्म थे कि ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवाएं और अर्थव्यवस्था मामलों पर भारत सचिव भारतीय परिषद का सलाह मानने को मजबूर थे। तो ये भारतीय परिषद कौन है? वही भारतीय परिषद जो यहाँ 15 लोगों के द्वारा मिलके बनाया गया है। ठीक है, तो ये 15 लोग जो सदस्य जो सलाह देते हैं किस मामलों पे? ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवा और इकोनॉमिक्स के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में जो सलाह देंगे वो भारत सचिव को मानने के लिए बाध्य किया गया था। और तत्कालीन सम्राट जो थे इंग्लैंड के, उनके द्वारा घोषणा पत्र जो जारी की गई थी वो 1 नवंबर 1958 को इलाहाबाद के दरबार में पढ़ के सुनाया गया। उस इलाहाबाद के दरबार में चूंकि इनको पता था कि 1857 के विद्रोह से अभी अभी देश जो है ठीक उभरा है और देश में कहीं ना कहीं छोटी मोटी क्रांति की चिंगारी जो है वो सुलग रही है, तो वैसे मामलों को शांत करने के लिए कुछ लोक लुभावन घोषणाएं की गई थी तत्कालीन ब्रिटेन के जो राजा थे उनके द्वारा। और उस घोषणा पत्र को इलाहाबाद के दरबार में 1 नवंबर 1958 को सुनाया गया, जिसका पहला कंडीशन था सभी धर्मों की मान्यताओं का सम्मान होगा। आपको याद होगा
कि 1857 के क्रांति में धर्म भी एक मामला था जो क्रांति को आगे बढ़ाया था। इसीलिए कहा गया कि सभी धर्मों की मान्यताओं का सम्मान किया जाएगा। 1857 की क्रांति के समय जो देसी राजा महाराजा थे वो लोग भी चुप बैठ गए थे, ब्रिटिशर्स की मदद नहीं कर रहे थे, चाहे वो मुगल साइड से हो या इंडियन साइड से हो, वो चुप रह गए थे। उन्होंने कहा कि जो हो रहा है हो जाने दो, हमें क्या रखा है। इसीलिए भारतीय राजाओं के पदों का सम्मान, ये भी एक कंडीशन डाला गया कि जितने इंडियन क्राउन है उनका जो भी पोस्ट दिया गया है उसको रिस्पेक्ट भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में सम्मान दिया जाएगा। यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस था इंडियन का अखिल भारतीय सिविल सेवा में या ऑल इंडिया सर्विस जो ICS तत्कालीन समय में कहलाता था, इंडियन सिविल सर्विस, उसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस था उसमें उन लोगों को थोड़ा सा और रिस्पेक्ट दे करके अपर पोस्ट पे ले जाने की बात की गई थी। तो वही है भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में सम्मान की बात। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, जो क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं कि भारतीय प्रजा को ब्रिटिश प्रजा का दर्जा दिया गया। यानी कि यहाँ जो भारतीय प्रजा थे उनको तत्कालीन ब्रिटेन का जितना भी साम्राज्य था, जितने भी दुनिया में वो जहाँ भी उनका शासन चल रहा था, उन्हीं देशों के समान, उन्हीं देशों के प्रजा के समान भारतीय प्रजा को भी दर्जा दिया गया, जो कि ब्रिटिश प्रजा का दर्जा के बराबर माना जाता है। तो आपसे एक सवाल है कि भारत के जो राज्य सचिव बनाए गए थे वो पहले राज्य सचिव कौन थे, इसका नाम आपको बताना है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। तो भारत शासन अधिनियम कहिए या चार्टर अधिनियम 1858 में आज इतना ही है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है कि क्लास अच्छी चल रही है तो काइंडली से आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।